Hello students, today I will discuss on a topic distance of the moon or any planet by parallax method। तो सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि यह पैरलेक्स मेथड होता क्या है। तो इसके लिए एक छोटा सा हम लोग एक्टिविटी करके इसे समझ सकते हैं और आप खुद से भी ज़रूर करेंगे इस पैरलेक्स को समझने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं एक मैंने ब्लू कलर का पेन रखा है और उसके कुछ हाइट पर एट रैंडम कहीं पर आप एक रेड कलर का पेन रखिए। फिर आपको क्या करना है, आप अपने लेफ़्ट आइज़ को क्लोज करिए और राइट आइज से आप उसे इस ब्लू पेन को भी देखिए और रेड को भी देखिए। फिर अब आपके सर के पोजीशन को, अपने हेड के पोजीशन को आप चेंज नहीं करेंगे। अब आप आइज़ को चेंज करेंगे। आप इस बार आप राइट वाले को क्लोज करिए और लेफ़्ट वाले आइज से आप फिर से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ता होगा ये जो नीचे का पेन है ब्लू कलर का, इसका पोजीशन लेफ़्ट या राइट ऐसे करके चेंज हो रहा है। सो दिस एक्टिविटी दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पैरलेक्स। ये क्या होता है कि जब हम अपने आइज़ को साइड वाइज चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज होता हुआ मालूम पड़ता है। और इसी एक्टिविटी के बेस्ड पर एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया गया और इस एक्टिविटी के आधार पर, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर किसी लार्ज डिस्टेंस पर प्रेजेंट प्लैनेट या फिर मून के डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे है। तो फिलहाल आप डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पर रेड कलर का एक बॉल रखा, बॉल के जैसा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। दिस बॉल इज़ नथिंग बट अ मून। अभी आप इसे मून समझ लीजिए या फिर एक प्लैनेट समझ लीजिए। एंड दिस इज़ अ अर्थ। आप अर्थ पर है। क्या करना है, आप ए पोजीशन पर स्टैंड है, यहाँ से मून को आप लोकेट करिए। देखिए साथ साथ क्या देखना है, तो किसी एक स्टार को, जनरली हम लोग स्काई पर कुछ ना कुछ स्टार्स को प्रायः रोज़ देख पाते हैं जिसे आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, समझते हैं। तो एक स्टार को आप देख लीजिए इस मून के रेस्पेक्ट में। आप जिस पोजीशन पर खड़े हैं वहाँ से मून को भी देखिए, साथ साथ स्टार को भी देखिए। और आप सेक्सटेंट डिवाइस लगाएंगे और उसकी हेल्प से या फिर और भी अदर डिवाइस, उस हेल्प से आप दोनों के बीच का एंगल को आप मेजर कर लेंगे। और सपोज आपने पाया दिस एंगल इज़ 5:1। अब आप क्या करिए, आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करिए और सपोज आप पॉइंट बी पर पहुंच गए और बी पॉइंट पर आने के बाद आप उसी एक्टिविटी को फिर से दोहराएंगे। फिर से आप एक लाइन बीपी जो कि अर्थ से मून को जोड़ता है और स्टार से, यह जो स्टार आप देख पा रहे हैं एस डैश और यहाँ पर भी एस डैश। कहने का मतलब है जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है वह तो ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि वहीं पर है। तो आप क्या करिए, यहाँ से पहले मून को देखिए और फिर उसी स्टार को आप देखेंगे तो यह आपको इधर दिखाई पड़ेगा। क्योंकि आप जैसा आपने देखा अभी पैरलेक्स में क्या होता है, तो आपने जैसे लेफ़्ट आई से देखा तो कुछ इधर दिखा, राइट से देखेंगे तो कुछ इधर दिखेगा। तो ये लेफ़्ट राइट का जो पैरलेक्स है उसके वजह से आप यहाँ से देखेंगे तो वही स्टार यहाँ अलग अलग नहीं है, यही स्टार आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है और इसके बीच का एंगल जो है इस बार आपको 5:2 मिला। अब देखिए ये तो हुआ एक्टिविटी। इसके बाद मैथमेटिक्स लगाना है, इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। ए पी फाइंड करिए या फिर बी पी फाइंड करिए, यही डिस्टेंस होगा द डिस्टेंस ऑफ द मून। या फिर अगर यह कोई प्लानट है तो डिस्टेंस ऑफ द प्लानट फ्रॉम द अर्थ। अब आप देख पा रहे हैं दिस इज़ 5:1। आप यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और दिस लाइन, बीच का जो ब्लैक कलर का लाइन है, दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन। और आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से 5:1 इक्वल लिख लेंगे, 5:2 को 5:2 के इक्वल लिखेंगे। और ये टोटल एंगल को अभी आप कह सकते हैं थीटा। टोटल एंगल को सपोज आप कह लीजिए थीटा। सपोज दिस टोटल एंगल इज थीटा। अब क्या करना है, आप जानते हैं फॉर्मूला एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आपने पढ़ा है इस तरह से। सपोज दिस इज थीटा, दिस इज आर्क एंड दिस इज रेडियस। तब हम लोग कैसे लिखते हैं, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है, आर्क बाय रेडियस। आर्क क्या है, तो यह जो आर्क है बी है। रेडियस क्या है, तो रेडियस, क्योंकि देखिए इसे को आपको थोड़ा समझना होगा कि यह सर्कल कैसे है। अभी हमने इस सर्कल को कंप्लीट नहीं किया, इसको आप अगर बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे करके तो एक सर्कल बनेगा। यहाँ पर ये आपका सेंटर है और ये इस तरह से
एक सर्कल बनने वाला है, तो सर्कल पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसका रेडियस एक इधर और एक इधर दिखाई पड़ रहा है, और यह एक स्मॉल आर्क ए बी आप देख पा रहे हैं। तो आप इस आर्क का जो लेंथ है वह है बी। थोड़ा सा आपको बता दें कि देखिए ये जो बी लेंथ है ये आपका स्ट्रेट है, और ये आर्क तो थोड़ा कर्व होता है, लेकिन हम इस लेंथ को बी के बराबर ही लिख पाते हैं यहाँ पर। क्यों, क्या कारण है? बिकॉज बी इज़ फार फार लेस देन एस। अब ये बी क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। थोड़ी दूरी पर हमने अलग अलग पोजीशन पर लोकेट किया था प्लैनेट और स्टार के बीच का एंगल को। और ओके, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यह जो डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस ही है एस। हमें जिसे फाइंड करना है, यह डिस्टेंस अर्थ के 2 पॉइंट के बीच के कंपेयर के डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा है। फिर से मैं बताता हूँ, यह डिस्टेंस एस है और यह डिस्टेंस एक कर्व लाइन है। और क्या होता है कि इस बी के कंपेयर में यह जो एस है, दोनों एस होगा, यह काफ़ी ज़्यादा है, और इसके अकॉर्डिंग हम इसे स्ट्रेट समझ सकते हैं। अप्रॉक्स वी कैन टेक इट स्ट्रेट, और यह स्ट्रेट वैल्यू है बी। सो वी कैन राइट ए बी दिस आर्क, वी कैन राइट ए बी इक्वल टू बी। अब देखिए हमें क्या करना है, हम फिर से इस फॉर्मूले पर इस वैल्यू को पुट करेंगे। आर्क के जगह हमने पुट कर दिया बी, और रेडियस इस एस, और जैसा कि हमने यहाँ लिखा है यह थीटा, और ये दोनों क्या है, phi1 + phi2, टोटल ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू थीटा। सो थीटा इक्वल टू बी बाई एस, एस इक्वल टू बी बाई थीटा। तो इस तरह से हम लोग किसी प्लैनेट का अर्थ से डिस्टेंस या मून का डिस्टेंस अर्थ से फाइंड कर सकते हैं। हमें यह बी आसानी से मिल जाएगा, हम अर्थ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आसानी से जा सकते हैं, और सेक्सटेंट या फिर अदर डिवाइस के हेल्प से यह दो एंगल को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए, साथ साथ हम लोग एक और टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। देखिए यहाँ पर आपने देखा एक लार्ज डिस्टेंस मेजर करना है, एक लार्ज लेंथ मेजर किया, यहाँ पर बहुत ही स्मॉल लेंथ आपको मेजर करना है। सो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। सबसे पहले मैं आपको एक्टिविटी बताता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कैसे आप ओलिक एसिड का साइज मेजर करेंगे। तो आपको मालूम है कि ओलिक एसिड मॉलिक्यूल जो होता है उसका साइज हम उसके रेडियस या डायमीटर से फाइंड करते हैं। और ओलिक एसिड क्या होता है, तो यह एक सोपी लिक्विड होता है, सोपी साबुन के जैसा एक लिक्विड होता है, और इसके मॉलिक्यूल थोड़ा सा कंपेरेटिवली बड़े होते हैं। अब है कि क्या करना है, यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ कि सपोज आपके पास ओलिक एसिड है, आप उसको एक ग्लास के कंटेनर में पहले से रखना है आपको अल्कोहल, और उस अल्कोहल का जो वॉल्यूम होगा पहले से ही यह 20 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम होगा इस अल्कोहल का। उसमें आप 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलेइक एसिड मिला देंगे, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन बन गया। आपने क्या किया, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब का अल्कोहल मिला दिया। अब इसके बाद यह जो सॉल्यूशन बनेगा, वहाँ से उस सॉल्यूशन से आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बाहर निकाल लीजिए। और क्या करना है, फिर से एक और कंटेनर लीजिए, और उस कंटेनर में फिर से आप 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल पहले से मिला कर रखिए, और इस वाले कंटेनर से आप 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ला करके यहाँ पर मिक्स कर दीजिए। अब क्या होगा, देखिए आपने क्या किया, ओलिक एसिड को आपने पहले यहाँ पर डाइल्यूट किया, अल्कोहल में मिला दिया, ये कम था। जैसे यहाँ आपको समझने में कैसा होना चाहिए, जैसे आपने दूध का एक गिलास पानी में आपने मिला दिया तो फैल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसमें से जो भी आपको सॉल्यूशन बना है उससे फिर एक बूंद लीजिए, और फिर फ्रेश एक गिलास पानी या फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के वॉल्यूम में फिर से मिलाइए। फिर से क्या होगा, फिर से ये डाइल्यूट होगा, कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा। तो यह प्रोसेस होगा जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए क्या करना है। और चलिए एक लाइन का और भी बात यहाँ करना है। उसके बाद इस सॉल्यूशन का हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप किसी तरह से यहाँ से निकाल लेंगे,
और एक कंटेनर रखेंगे जिसका सरफेस थोड़ा बड़ा होना चाहिए और ज़्यादा हाइट का ना हो। और सपोज यह एरिया ए है, सर्कल होगा तो पायर स्क्वायर, और स्क्वायर होगा तो साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ। इस तरह से हम इसके बेस के सरफेस एरिया को निकाल सकें। ऐसा आप कंटेनर लीजिए, लेकिन वह उसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए। चलिए, तो इस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप आप यहाँ पर ड्रॉप कराएंगे। और सपोज एन ड्रॉप निकला और एक ड्रॉप का वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब बातें आप याद रखेंगे कि काफ़ी सारे ड्रॉप निकले। सपोज एन ड्रॉप यहाँ से पास हुआ और एक ड्रॉप का वॉल्यूम है V। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। आपने ओलिक एसिड 1 सेंटीमीटर क्यूब को 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में मिक्स किया, फिर वहाँ से एक ड्रॉप आपने उठाया 1 सेंटीमीटर क्यूब उठाया और फिर एक फ्रेश 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में फिर से डिजॉल्व कर दिया। फिर यहाँ से क्या क्या आपने उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप काउंट करते हुए एक कंटेनर में उसे प्लेस कर दिया। और फिर आगे का एक्टिविटी देखते हैं। ये हमारा एक्टिविटी का पार्ट है। इसके बाद मैथमेटिक्स का पार्ट देखते हैं क्या होता है। सो लेट द वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड, जो आपने यहाँ पर 1 ड्रॉप फॉल कराया है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन इज एन 20 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझना है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगला स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, जो मैथमेटिक्स का पार्ट है 1। ओके, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल कंटेन 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड। So 1 centimeter cube will contain 1/20 centimeter cube ओलिक एसिड। अब क्या करना है, फिर से यहाँ से हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब लेकर के फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में इसे डिजोल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट, नंबर 1 हमने ऐसा किया। नंबर 2 20 सेंटीमीटर क्यूब 20 सेंटीमीटर क्यूब, ओके, 20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड प्लस अल्कोहल कंटेन 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड। ध्यान रखिए क्या हमने किया, आपको मैं बताता हूँ। ओलिक एसिड प्लस, ओके, क्या हुआ है, ये जो सॉल्यूशन बन गया, इस सॉल्यूशन से आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन आप बाहर निकालिए और फिर से 20 सेंटीमीटर में डाल दीजिए। 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डालिए, इसमें नहीं, सॉरी, अल्कोहल में। सो 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल कंटेन 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड प्लस अल्कोहल, ये दोनों है। तो आप लिख पाएंगे इसे, इस वाले को, इसका जो कंसेंट्रेशन है जो कि ऑलरेडी आपने लिखा है, दिस इज इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड। अल्कोहल को हमने हटा दिया। ओलिक एसिड कितना है, तो यह 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड, जो हमने ऑलरेडी यहाँ देखा है, ये था। अब ठीक है, चलिए अब हम देख पाएंगे दिस, ओके ओके, रिपीट नाउ। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, इसे आप कहिए सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कंटेन 1/20 इंटू 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक। फाइनली हमारा जो वॉल्यूम हमने क्या फाइंड किया, NV। सो NV सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कंटेन NV/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड। तो ये स्टेप तक हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं हमारे नीचे वाले पेज में, NV/20 इंटू 20। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ तक वर्क किया है। अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड दैट इज इक्वल टू NV/400। हमने यहाँ पर 20 इंटू 20 लिखा है। सो दिस इज NV/400 सेंटीमीटर क्यूब।
दैट इज़ द अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन द सॉल्यूशन। अब हमें इसका थिकनेस फाइंड करना है, ये जो थिकनेस है यही इसको साइज को आइडेंटिफाई करेगा। और देखिए थिकनेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को एरिया से डिफाइन करेंगे। यह जो कंटेनर हमने आपको बताया, ये कंटेनर का एक एरिया है सपोज ए, और इस पर जो भी ओलिक एसिड हम भर पाएंगे इसका वॉल्यूम होगा वी। सपोज यह एक रेक्टेंगुलर शेप है, तो रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम क्या होता है, LBH। और यह एरिया कैसा है रेक्टेंगल का, उसका क्या होता है, सपोज लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग है ग्राउंड पर, तो यह हो जाएगा LB, और इसे कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा हाइट। और यह जो हाइट होगा, यह हाइट क्या हो जाएगा, एक थिकनेस होगा, या थिकनेस होगा जो और वह थिकनेस उस ओलिक एसिड का ही होगा। सो थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय एरिया ऑफ द फिल्म। सो NV बाय 400 में हम लोग एरिया से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर जैसा एरिया होगा, एरिया अगर स्क्वायर का होगा तो स्क्वायर का रखिए, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल, उसके अकॉर्डिंग उसका कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम का भी फॉर्मूला चेंज कर जाएगा। और इस तरह से हम लोग इस टॉपिक में देखें कि कैसे किसी ओलिक एसिड का साइज़ मेजर किया जाता है। और एक बात याद रखेंगे कि यह जो साइज़ हमें फाइंड होता है जनरली इट इज़ फाइंड इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर। इस ऑर्डर में ही आपको मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।